फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है हिंदी की, जिसका नाम है मल्हार। तो न्यू एनसीईआरटी हिंदी से क्लास 6 की हिंदी का आज हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है मातृभूमि। क्या नाम है चैप्टर का? मातृभूमि। तो सबसे पहले इस चैप्टर में दी गई है एक कविता, हम उसको पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये कविता। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे भारत, अपनी मातृभूमि की बात की जा रही है, जो कि क्या है, हमारा भारत है। तो भारत में जो ऊपर पूरा हिमालय है उसकी बात की जा रही है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है और नीचे क्या है, महासागर है। तो नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। तो नीचे जो अपने भारत के नीचे के हिस्से को चरण बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि उसमें सिंधु है, महासागर है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और इसमें क्या है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ हैं और जगमग, इनकी छटा क्या है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। तो इनकी छटा क्या है, सब में बिखर रही है। आगे देखते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसमें क्या बोल रहा है कवि कि वह मेरी पुण्य भूमि भी है, वह स्वर्ण भूमि भी है। आप जैसे जानते होंगे ना कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वह उसकी पुण्य भूमि है, जिस पे उसने सभी अच्छे बुरे सब कर्म वहीं पर किए हैं। और वह ये जो मातृभूमि है उसकी, तो वह उसकी स्वर्ण भूमि भी है, यहाँ उसका जन्म भी हुआ है। और वह अपनी मातृभूमि को क्या, माँ समान मांगता है अपने इस भूमि को, इसलिए वह उसकी मातृभूमि भी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। पहाड़ियों से क्या झड़ रहे हैं, झरने, और झाड़ियों से कौन चहक रहा है, चिड़ियाँ चहक रही हैं। आगे देखते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयाँ मतलब आम के बागों से कोयल पुकार रही है, और बहती मलय यानी कि जो मलय पर्वत से बहने वाली पवन है उसे हम मलय पवन कहते हैं। तो बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, हमारे तन मन को क्या है, संवार रही है, खुश कर रही है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो वह अपनी भूमि को कैसा बता रहे हैं कवि कि वह धर्म भूमि है, जिसने उसने अपने सभी कार्य किए हैं अपने धर्म के। वह कर्म भूमि है, जिसने अपने पूरे जीवन के सभी अच्छे बुरे कर्मों को किया है, और यहाँ पर उसका जन्म भी हुआ है। और वह ये जो भूमि है वह किसके समान है, उसकी माँ के समान है, इसलिए यह उसकी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पे रघुपति यानी कि श्री राम सीता का जन्म हुआ, और यहाँ पर ही क्या है, इसी भूमि पर श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से गीता को सुनाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया। यहाँ पर किसने जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने। जग को दया सिखाई और जग को दिया दिखाया, जग को दया की भावना भी सिखाई और जग को क्या है, दिया दिखाया, मतलब रोशन किया आगे। यह युद्ध भूमि मेरी, यह वह बुद्ध भूमि, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसमें क्या बोला है कि युद्ध भूमि यानी कि अपने जीवन के सभी संघर्षों से इसी भूमि पर कवि ने लड़ा है, तो वह उसकी युद्ध भूमि भी है। वह उसकी बुद्ध भूमि यानी कि गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया। मातृभूमि माँ समान है और यहीं पे उसका जन्म हुआ, इसलिए वह उसकी जन्मभूमि भी है। तो ये कविता लिखी थी सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो आपको अगर ये कविता अच्छे समझ आ गई है तो एक बार इसको दोबारा से पूरी कविता को पढ़िएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ कवि जो है ये इनका पूरा जीवन का परिचय दिया गया है, कवि का परिचय दिया गया। चलिए इस कवि के परिचय को भी देख लेते हैं। तो ये कौन से कवि हैं, ये वही कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। कौन है ये, किसकी तस्वीर है, सोहनलाल द्विवेदी जी की तस्वीर है। इनका जन्म 1906 में और मृत्यु 1988 में हुई। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। ये देशभक्ति के ऊपर ज़्यादा लिखा करते थे। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो, ये भी एक उनकी रचना है, और है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी की ही रचना है, ये दोनों, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रश्न है और हम एक एक करके उनके उत्तरों को जानेंगे।
इन प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के हिसाब से देने। देखिए पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया? तो मैंने बताया था ना सागर, सागर के लिए कहा क्या कहा गया है कि चरणों में क्या है? सागर है, सिंधु कहा गया है। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, इस कविता में मुख्य रूप से क्या किया? ये सब प्रश्न आपको अपनी समझ के हिसाब से देना है। तो इसका उत्तर हो सकता है मैं जो बताऊँ वो मेरी समझ के हिसाब से, और आपकी समझ के हिसाब से इसका आंसर जो है कुछ और हो सकता है। तो मेरे हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से जो उत्तर है वो होगा उत्तर नंबर फर्स्ट। भारत की प्रशंसा की गई है इसमें। आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। तो मैंने ये उत्तर क्यों चुना? क्योंकि पूरी कविता को हम देखने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इसमें भारत की प्रशंसा ही की गई है, पर आपको अगर कोई और उत्तर लगता है तो आप उस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ अर्थ दिए गए हैं, उनको आपको क्या है? मिलान करना है। चलिए एक एक करके इन शब्दों को देखिए। पहला है हिमालय। तो हिमालय का मिलान किससे करेंगे हम? देखिए हिमालय एक क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला है। तो ये हो गया हिमालय का नंबर 10 से। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी होती है 3 नदियों की मिली हुई धारा और यानी कि संगम। मलय पवन, मलय पवन मैंने आपको बताया था मलय पर्वत से चलने वाली पवन है, तो ये दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु है। सिंधु क्या है? सिंधु जो है इसमें बताया गया ना कि अभी महासागर के रूप में सिंधु को बोला गया था। तो सिंधु क्या है? इसमें देख लीजिए कहाँ पे लिखा गया, एक समुद्र एक नदी का नाम। तो एक समुद्र एक नदी का नाम है। गंगा यमुना क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। रघुपति कौन है? तो ये है वसुदेव के पुत्र, एक मिनट देख लेते हैं। ये कौन है? रघुपति हैं श्री रामचंद्र का एक नाम है और ये दशरथ के पुत्र हैं। और श्री कृष्ण कौन है? ये हैं वासुदेव के पुत्र। श्री कृष्ण किसके पुत्र हैं? वासुदेव के पुत्र। सीता है जनक की पुत्री जानकी। और गीता क्या है? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है जो श्रीमद्भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। और गौतम बुद्ध कौन है? तो गौतम बुद्ध जो है वो एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। ये फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आप अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इनको पंक्तियों को पढ़ना है और इन पर विचार करना है कि आपको इनका क्या अर्थ लगता है। तो चलिए मेरी समझ के हिसाब से जो अर्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप भी अपनी कक्षा में इस पर चर्चा कर सकते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसमें कवि कहता है कि भारत जिस भूमि के बारे में वह बात कर रहा है वह उसकी युद्ध भूमि भी है, जहाँ पर उसने अपने जीवन के सभी संघर्षों से युद्ध लड़ा है। वह बुद्ध भूमि भी है जहाँ क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, यहीं पर कवि का स्वयं का जन्म भी हुआ, इसलिए वह उसे अपनी मातृभूमि यानी कि माँ समान भी मानता है। तो ये हो गया इन दोनों लाइनों का अर्थ। आगे देखते हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो कविता को पढ़कर हमें क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम कविता पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो कोयल कहाँ रहती है? तो मैंने क्या बताया था? कोयल कहाँ रहती है? आम के घने बाग में। अमराइयाँ जिसके लिए वर्ड बोला गया था, तो आम के बागों में कौन रहती है? कोयल रहती है। तनमन कौन संवारती है? तो वो कौन संवार रही थी? मलय पवन। मलय पवन जो थी वो तनमन संवार रही थी, तो मलय पवन है। आगे देख लेते हैं। झरने कहाँ से झरते हैं? तो झरने कहाँ से झर रहे थे? पहाड़ियों से, है ना। तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं, पहाड़ियों से। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? तो श्री कृष्ण ने सुनाया था गीता। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? गीता सुनाई थी। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम ने भारत भूमि का यश यानी कि अपनी मातृभूमि का यश बनाया। भारत भूमि कहें या फिर मातृभूमि कहें, है ना, मातृभूमि भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा
मौज, उमंग, वेग और जोश। लहर का अर्थ क्या होता है, यानी कि लहरें जब आती हैं ना तो उसको बोलते हैं पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या जोश। और छहर का मतलब होता है बिखरना, छितराना, छिटकना या फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा लहर रही है। तो छटा कहाँ कहाँ लहर रही है, पग पग लहर रही है, लिखा है ना, पग पग छहर रही है। तो कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, पग पग। कहाँ कहाँ छहर रही है, पग पग। अब किसका पानी लहर रहा है, नदियाँ लहर रही हैं। तो किसका पानी लहर रहा है, नदियों का, है ना, कि नदियाँ लहर रही हैं, लिखा है ना, कहा गया है, तो नदियों का ही पानी लहर रहा है। ये हो गए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। तो यमुन, देखिए यमुन शब्द की जगह क्या होना चाहिए था, यमुना होना चाहिए था। पर अपनी कविता को, जिससे पढ़ने में कविता अच्छी लगे, इसलिए कवि ने क्या किया, यमुन की जगह यमुना शब्द, यमुना की जगह यमुन शब्द का प्रयोग किया। देखिए यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। क्या करते हैं कि कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यमुना की जगह उन्होंने यमुन कर लिया, जिससे कविता पढ़ने में और अच्छी लगने लगी। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है ना। तो एक काम करते हैं कि इसमें देख लेते हैं कि आपको और क्या क्या बहुत ज़्यादा ऐसे और भी विशेषताएं हैं जो आपको कविता को पढ़कर पता चल रही हैं। तो आप इसको अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं। कविता पढ़िए और जो भी आपको ऐसे शब्द लगें जो कि आपके जो वास्तविक शब्द होता है उससे थोड़ा हटके हैं, उन पर आप चर्चा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो मिलते जुलते जिनके भाव हैं उन्हें क्या करना है, रेखा खींचकर जोड़ना है। चलिए देख लेते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसमें क्या कहा गया है कि वह जहाँ पर उसने जन्म लिया और उसे माँ समान लगती है। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। तो इसमें क्या बोला गया है कि वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। पेड़ पौधों में, झाड़ियों में क्या है, पक्षी गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने बाग हैं। अमराइयाँ मतलब आम के घने उद्यान, जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो ये हमने सही मिलान कर लिया है। अब आगे देखते हैं। अनुमान या कल्पना से, इसे अनुमान या कल्पना से करना है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही है, किसे पुकार रही है, कैसे पुकार रही है, ये अपने अनुमान से बताओ। तो कोयल क्यों पुकार रही है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है, तो इसलिए कोयल पुकार रही है। और किसे पुकार रही है, तो कोयल किसे पुकार रही है, तो कोयल हो सकता है अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पुकार रही है। और कैसे पुकार रही है, तो कोयल कैसे बोलती है, कुहू कुहू। कोयल कैसे पुकार रही है, कुहू कुहू की आवाज़ से कोयल पुकार रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवार रही है, तो मलय क्या है, पवन जो मलय पवन है वो किसका तन मन संवार रही है, तो वो संवार रही है भारत की भूमि का, भारत भूमि का। ठीक है। और वह यह कैसे करती है, तो वह कैसे कर रही है, तन मन कैसे संवार रही है, तो हवा बहकर तन मन संवार रही है, बहकर। ठीक है। आगे देख लेते हैं। शब्दों के रूप में नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। उन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छठा निराली, पग पग छहर रही है। इन जो पंक्तियों में पग पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग, हर कदम। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनके भी अर्थ बताने। तो चलिए इन जोड़ों को भी देख लें। घर घर, घर घर का मतलब होगा हर घर। क्या मतलब होगा, हर घर, हर घर। बाल बाल यानी कि हर बाल, क्या मतलब है, हर बाल। सांस सांस यानी कि हर सांस, सांस सांस मतलब हर एक सांस। देश देश यानी कि हर एक देश, है ना, हर देश या एक एक देश। पर्वत पर्वत यानी कि हर एक पर्वत, हर एक पर्वत पर, पर्वत पर्वत जा रही है ना कोई चिड़िया, तो हर एक पर्वत। ठीक है। तो ये होगा इनके अर्थ।
आगे देख लेते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए, उनके अर्थ पता कीजिए। चलिए, इन जो संकेत दिए गए हैं इनकी सहायता से ही हमें नए शब्द बनाने हैं। तो भूमि शब्द को जोड़ना है। तो ये एक तप जोड़कर हम तपोभूमि बना सकते हैं ना, या फिर देव जोड़कर देवभूमि बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? देवभूमि, यानी कि देवताओं की भूमि। और जन्म जिसका जहाँ होता है वो होती है जन्मभूमि। ठीक है, तो एक जन्मभूमि हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक कर्मभूमि, जहाँ अपने सारे कर्म किए जाते हैं, वो होती है हमारी कर्मभूमि। इसके अलावा एक यज्ञ भूमि होती है, जहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं, वो हो जाती है यज्ञ भूमि। उसके अलावा रणभूमि, जहाँ युद्ध लड़े जाते हैं, वो होती है रणभूमि। और कौन सी भूमि होती है? मरुभूमि, जहाँ मरुस्थल होता है उसको बोलते हैं मरुभूमि। ठीक है, तो ये सारे हो गए नए नए शब्द। चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जब को दया सिखाई, जब को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का पूरी तरह से क्या अर्थ बदल गया। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। अब इसी तरीके से मिल और मील। ठीक है ना, मिल का मतलब है अलग और मील का एकदम अलग। ऐसे ही दिन और दीन। इसी तरीके से कुछ और शब्दों को आप भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं। तो ये सब आप जिस भी जगह पर रहते हो उस जगह के बारे में बताइएगा। वहाँ की प्रकृति कैसी है, खान पान कैसा है, कैसी जलवायु है, वो वहाँ पे कौन कौन से जो प्रसिद्ध स्थान है वो आपको बताने हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो ये भी आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य या अपने मित्र के बारे में स्वयं लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं वंशी से। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुँह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। देखिए, ये शब्द जाल है पूरा, और ये कुछ यहाँ पर बनाए गए हैं चित्र। इन सब के नाम क्या हैं इसमें छिपे हुए। तो पहले कौन कौन से नाम छिपे हुए मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर एक एक चित्र के नीचे वो नाम लिख लेंगे। देखिए, एक तो हो गया सहनाई। ठीक है, एक ये है भंकोरा, अलगोजा। ठीक है, ये हो गया। और एक हो गया नाद स्वरम, एक हो गया शंख। ठीक है, शंख हो गया। बांसुरी, बीन, एक सींगी, ये सारे हो गए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनके चित्रों में देख लेते हैं। तो ये है हमारा अलगोजा। ये क्या है? तो ये है अलगोजा। एक सेकंड, ये देखते हैं, ये है अलगोजा। ठीक है, ये हो गई हमारी बीन, बी पहले से लिखा है ना। ये हो गई बांसुरी। क्या हो गई? बांसुरी। ये है सिंगी। ठीक है, और ये है शहनाई, ये नाद। ये इस वाले को भा से हमने यहाँ पे क्या देखा था? भंकोरा। तो ये है भंकोरा, भंकोरा। और ये है हमारा शंख। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इनको एक एक करके क्या करते हैं, हम शब्द बनाते हैं। आगे पीछे भी कर सकते हैं और मात्रा भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि करके क्या शब्द बनते हैं। पहला है, इसमें बना दिया इन्होंने महासागर। अब देखिए, इससे हम बना सकते हैं हिमालय, है ना, हिमालय बन सकता है। ये हो सकता है गंगा, ये हो सकता है भात और रा से मिलकर क्या बन सकता है? भीतर, है ना। या आप और भी कोई बना सकते हैं। और इससे क्या बन सकता है, इससे आप कुछ सोचकर बनाइए। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? इस वाले से हम बना सकते हैं कोयल। क्या बना सकते हैं? कोयल। ठीक है ना। ये देखिए, इससे भारत भी बन सकता है भीतर के साथ साथ।
ये था गंगा, और ये क्या था? हिमालय। हिमालय, और इससे बन सकता है पवन। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे हमारे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है झरोखे से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जनगण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम इस वंदे मातरम का पूरे का अर्थ समझते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, तुम जल से भरी हुई हो, यानी कि सुजलाम, तुम जल से भरी हुई हो और तुम फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आगे देखते हैं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनीय, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सदैव हंसने वाली मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये था पूरे वंदे मातरम का अर्थ। तो अब आप इस वंदे मातरम का अर्थ को क्या है, इसे संगीत के साथ सुन भी सकते हैं। इंटरनेट पर आप जाकर इसे सुन सकते हैं। साझी समझ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग। इनमें कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं, कौन कौन सी अलग है, वो आपको देखना है। तो मुझे जो एक जैसी बात लगी वो ये थी कि इन दोनों में ही मातृभूमि यानी कि हमारी भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। और कौन सी बातें इनमें अलग हैं वो आप अपने कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। आगे है खोजबीन के लिए। नीचे दिए गए पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, जिन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। तो इन रचनाओं को आप QR कोड की सहायता से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन सभी रचनाओं के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब ये है हमारा लास्ट पेज। इस पर क्या दिया गया है, इस आखिरी में एक पढ़ने के लिए एक पुष्पी अभिलाषा नाम की माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता दी गई है। तो आइए जिसको देख लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो क्या कह रहा है कि एक पुष्प है, उसकी अभिलाषा है। पुष्प की क्या है, चाहत है, एक फूल की चाहत है कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक फूल कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, कि मुझे गहनों में गूंथा जाए, ये मेरी चाह नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे ये भी चाह नहीं कि मैं किसी प्रेमी की माला में उसमें बांधा जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे ये बिल्कुल चाह नहीं कि बड़े बड़े राजाओं और सम्राटों के शव पर मुझे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे ये भी चाह नहीं कि मैं देवों के यानी कि देवताओं के सर पर चढ़ाया जाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, हे माली मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना। ये कौन है, ये फूल कह रहा है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर, उस रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पे अपनी माँ के लिए अपना शीश तक बलिदान कर देने वाले वीर जिस रास्ते पर निकले, मुझे उस रास्ते पर डाल देना। तो ये थी पुष्प की अभिलाषा कविता, जो कि बहुत ही सुंदर थी। इसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।